अनाथ लड़की की कहानी। मैंने एक अनाथ लड़की से शादी की। उसकी एक 15 साल की बहन भी थी। पत्नी के साथ उसकी बहन भी विदा होकर आ गई थी। लेकिन उसकी बहन सारा दिन मेरी पत्नी के साथ चिपकी रहती। मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आता क्योंकि वो रात को भी हमारे कमरे में ही सोती थी। मैंने अपने पत्नी पर गुस्सा किया और जब रात को उसकी बहन कमरे में आई तो ज़बरदस्ती उसे दूसरे कमरे में बंद कराया और फिर कमरे में वापस लौटा तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मैं शादी की रात अपने कमरे में आया तो बहुत खुश था। मैंने मुंह दिखाई का गिफ्ट तो खरीदा ही था, लेकिन एक प्यार से भरा गिफ्ट भी लाया था। मैं गजरे खरीद लाया था क्योंकि जानता था कि लड़कियां इस तरह की गिफ्ट पाकर खुश हो जाती हैं। मैं यूं ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो हैरान रह गया। सामने का मंजर बड़ा ख़तरनाक था। मेरी पत्नी की 15 साल बहन उसके साथ चिपक कर बैठी थी और रोती चली जा रही थी। ये रोना कोई आम वाला रोना ही नहीं था, बल्कि ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उसे देखकर मेरी रेखा परेशान हो गई थी। उसने अपनी बहन को डपट कर खामोश करवाया था। मैं आगे बढ़ा और बोला, रेखा, क्या हुआ इस बच्ची को? इसकी तबीयत तो ठीक है? रेखा बोली, जी ठीक है। ये बस ये सोचकर परेशान हो गई है कि मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने जा रही हूँ, तो इसका क्या होगा। मेरा दिल दुख गया था। मैं आगे बढ़कर रूपा की सर पर हाथ फेरा और बोला कि तुम परेशान मत हो। अगर तुम रेखा की बहन हो तो मेरी भी बहन हो। तुम इसी घर में हमारे साथ रहोगी। मुकेश बोले, रेखा, तुमने ये बात रूपा को नहीं बताई थी क्या? मैं बोली, मैं इसको बता चुकी हूँ, मगर बच्ची है ना, इसलिए ये बातें इसको भी समझ नहीं आ रही हैं। वक्त गुजरेगा तो खुद ब खुद समझ जाएगी। मैंने सर हिला दिया तो रेखा डरते डरते बोली, मुकेश, एक बात कहूँ? मैं मुस्कुराकर बोला, रेखा, तुम्हें परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसकी बात सुनकर मैं एकदम ही हैरान रह गया था। वो बोली, मुकेश, मैं रूपा को अपने साथ सुला लूँ? जब तक कि संभल नहीं जाती ये मेरे साथ ही सो जाया करे। ये मम्मी पापा के मरने के बाद अकेले बहुत डरती है। ज़रा सी बात की टेंशन लेकर बीमार पड़ जाती है। मेरी अभी नई नई शादी हुई है, मैं कहाँ अस्पतालों के चक्कर खाती रहूँगी। मैं रेखा की बात समझ गया था। मैंने कहा, ठीक है, तुम दोनों बहनें इस कमरे में सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। रेखा उठकर उसके पास आई और बोली, मैं हमेशा आपकी आभारी रहूँगी। आपने मेरे साथ बहुत बड़ी मेहरबानी की है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप घर में किसी को भी मालूम ना होने दीजिएगा कि आप दूसरे कमरे में सो रहे हैं। आप फिक्र ना करें, जल्दी ही रूपा ठीक हो जाएगी तो अपनी ज़िद छोड़ देगी। मैं मुस्कुराकर बोला, रेखा, तुम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सिचुएशन समझता हूँ। वैसे भी कल तक मेहमान वापस लौट जाएंगे, फिर हम तीनों ही इस घर में रह जाएंगे। इतना कहकर मैं डरी सहमी सी रूपा पर नज़र डालकर बाहर निकल गया था। रेखा को तसल्ली तो दिया था, मगर खुद को तसल्ली कैसे देता। मेरे दिमाग में बार बार यही सवाल आ रहा था कि क्या रूपा यूं ही हमेशा मेरी खुशियों के बीच रहेगी। मैंने हाँ करके अपना ही नुकसान तो नहीं कर डाला, मगर मैंने बड़ी कोशिशों से अपने दिमाग से सारी बातें हटा दिया था। मैं जानता था कि बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो गवारा नहीं करते कि उनके करीबी इंसान किसी और के साथ बात भी करे। इसलिए मैं रूपा का भरपूर ख्याल रखने लगा था। वो बड़ी मासूम सी, डरी सहमी सी लड़की थी। इस तरह के बच्चों पर तो वैसे भी बहुत बड़ा तरस आता है। मैं यही सोचकर परेशान हो जाता था कि ना जाने इसने अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ सहा है जो वो ऐसी हो गई है। रूपा रेखा से भी खूबसूरत थी। हमारी शादी को पूरा 1 हफ्ता हो गया था, मगर रूपा अभी भी रेखा के साथ ही सोती थी, जबकि मैं दूसरे कमरे में पड़ा रहता था। एक दिन मैं रूपा के लिए एक बैग ले आया था। किताबें तो नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो किस क्लास में पढ़ती है। मैं घर पहुंचा तो रेखा घर के कामकाज कर रही थी, जबकि रूपा चौपाई पर बैठकर अपनी बहन को देख रही थी।
मैं अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर रूपा के पास पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। रेखा की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो भी भागकर मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा रेड हो गया था। मैंने उसे इग्नोर किया और रूपा की तरफ देखकर बोला, रूपा देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। रूपा मुझे देखकर रोने लगी और भागकर अपनी बहन के पीछे जाकर छुप गई। मैं हैरान रह गया, आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है? वो हमेशा खुद को यूँ छुपा कर क्यों रखती है? मगर मैं ये नहीं जानता था कि जब मेरी इस क्यों का जवाब मिलेगी तो मुझे खुद कितना बड़ा धक्का लगेगा। मैं उठकर खड़ा हो गया और बोला, रूपा बेटी इधर आओ, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे लिए बैग लाया हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर रूपा रोने लगी। मैं सवाली नज़रों से रेखा की तरफ देखा तो मुझे बड़े गुस्से में लगी। वो बोली, मुकेश आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप मेरी बहन से दूर रहें। आप मेरे पति हैं मगर रूपा के लिए तो गैर है ना, इसलिए आप इससे बात ना किया करें। मुझे रेखा की बात बहुत बुरी लगी। मैं तो रूपा को अपनी छोटी बहन समझने लगा था मगर रेखा का रवैया मुझे बहुत परेशान किया। मैं भी गुस्से में आ गया। मैं बोला, अगर तुम्हें रूपा का इतना ही ख्याल है तो अपनी बहन को एक गैर मर्द के घर अपने साथ लाई ही क्यों हो? इतना कहकर मैं दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके बाहर चला गया। बाहर निकलकर मैं सड़कों पर घूम रहा था। मुझे रह रहकर अपने सख्त व्यवहार पर शर्मिंदगी हो रही थी। रूपा घर ज़बरदस्ती तो नहीं थी। जो मैं उसको ताने देने लगा था तो वो मेरे कहने पर मेरे घर आई थी। घर में हम बस 3 लोग ही थे। इससे पहले मेरे घर पर खामोशी और सन्नाटा रहता था। मेरी मम्मी की मृत्यु 2 साल पहले हुआ था। उनके गुजर जाने के बाद ज़िंदगी में मुझे कड़ी धूप में लाकर खड़ा किया था। घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर थीं। मैं कुंवारा था और घर में अकेला रहता था, इसलिए कोई काम वाली भी मेरे घर काम करने की हिम्मत नहीं रखती थी। हमारे एक दोस्त ने शादी का मशवरा दिया तो मैंने अपने रिश्ते की जिम्मेदारी भी उसी पर डाल दी थी। मेरे दोस्त ने ही मुझे बताया कि उनके जानने वालों में एक अनाथ लड़की है जिसका नाम रेखा है। उसने बताया कि रेखा के साथ उसकी एक बहन विदा होकर घर आएगी। तुम उसकी पढ़ाई लिखाई खाने पीने पर जितना भी पैसे लगाओगे वो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा कर होगा। फिर लड़कियों के जवान होते हुए देरी कहाँ लगती है, उसकी शादी करके विदा कर देना। मैंने एक खुले दिल के साथ हामी भर ली थी क्योंकि भगवान मुझे इतना दिया था कि आसानी से उसका खर्चा बर्दाश्त कर सकता था। मगर मैं कहाँ जानता था कि रूपा तो एक अजीब ही किस्म की बच्ची होगी और गले की हड्डी बन जाएगी तो मुझसे न उंगली जा सकेगी ना ही निकली जा सकेगी। लेकिन मैंने फैसला किया था कि मैं कुछ दिन सब्र से काम लेकर देखता हूँ रूपा का रवैया ठीक होता है या नहीं, फिर मैं कुछ करूँगा। मैं रातों को लौटने लगा तो होटल से खाना भी ले गया था। मैं जानता था कि रेखा मुझसे बहुत गुस्सा होगी। मैं उसकी नाराज़गी दूर करना चाहता था। मैं घर के दरवाजे पर खड़ा था जबकि मेरे कानों में रूपा की आवाज़ पहुंची। वो कह रही थी, रेखा क्या अब तुम्हें डिवोर्स हो जाएगी? तुम मेरे साथ वापस चली जाओगी जहाँ तुम और मैं रहेंगे, किसी तीसरे को बर्दाश्त ही ना करना पड़ेगा। रेखा एकदम गुस्से से बोली थी, अपनी बकवास बंद करो। रूपा की हंसी की आवाज़ आई। फिर वो बोली, अब तो घर में तुम्हारा खड़ूस पति भी नहीं है, अब तुम मुझे मेरे असली नाम से पुकारो। रूपा की बात सुनकर हैरान रह गया। रूपा का कोई और नाम भी था, मुझसे छुपाया गया था, लेकिन क्यों? मेरे दिमाग में इतने सवाल आ रहे थे कि अब मुझे घुटन होने लगी थी। मैंने दरवाज़ा खोला और घर में दाखिल हो गया। रेखा की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो भागकर मेरे पास आई और बोली, मुकेश आप कहाँ रह गए थे? मैं आपकी फ़िक्र में घुलती जा रही हूँ। मैं ये देखकर खुश हो गया था कि रेखा के चेहरे पर नाराज़गी का नामो निशान तक न था। हम दोनों बातें कर रहे थे कि रूपा एक बार फिर से रोने लगी। वो बोली, रेखा तुम इसके साथ बात मत करो, ये मुझे गुस्से से देखता है, तुम्हारा पति गंदा है। रेखा ने मुझे शक की नज़रों से देखा था। मैंने अपनी सफाई दी और कहा, क्यों रूपा, बच्चे मैं क्यों आप पर गुस्सा करूँगा? रेखा बोली, मुकेश मैं आपसे कहीं भी थी कि आप मेरी बहन से बात मत किया करें। इतना कहकर वो रूपा को हाथ से पकड़कर अपने कमरे में ले गई। मैं इस हॉल में अपना मुंह लेकर खड़ा रह गया, लेकिन अब मुझे शक हो गया था, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर थी। मैं तो रूपा के नाटक को बचपना समझ बैठा था, मगर यहाँ तो कहानी कुछ और था। मेरे दिल में शक का बीज उग चुका था और मैंने सोचा कि अगर उस पर सख्ती करूँगा तो खुद ही अपना राज खोल देगी। रेखा हमेशा की तरह नाश्ता बना रही थी।
जब अचानक रुक कर बोली, मुकेश आप रूपा के लिए स्कूल का बस्ता क्यों लेकर आए थे? मैं रेखा के कल वाले रवैये की वजह से गुस्सा था, इसलिए छोटा सा जवाब दिया और कहा मैं चाहता था कि रूपा पढ़ाई करे। रेखा हंसी और बोली, कौन सी पढ़ाई? रूपा ने तो स्कूल का मुंह ही नहीं देखा। इसे पढ़ने का शौक नहीं था, इसलिए हमने इसका स्कूल में एडमिशन ही नहीं कराया था। मुझे रेखा की बात अच्छी नहीं लगी। मेरा मूड पहले से ही ख़राब था, इसलिए मैं किसी किस्म के बहस में नहीं पढ़ना चाहता था। मैंने अपना खाना ख़त्म किया और ऑफिस के लिए निकल गया। मगर रूपा की बात मुझे खटक रहा था। उसकी अजीबोगरीब हरकतें और मुझे देखते हुए रोना, फिर मेरी और रेखा की डिवोर्स पर खुश होना, ये सब क्या था? रूपा कोई नन्ही बच्ची तो नहीं थी, वो पूरे 15 साल की थी। इस उम्र में तो लड़कियां बड़ी समझदार होती हैं। यकीनन ये मामला इतना सीधा नहीं था जितना मुझे लग रहा था। शाम में भी रूपा ने मुझे गुस्सा दिलाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। मुझे देखकर वो अजीब अजीब हरकतें करने लगती थी। मैं रेखा से बात करने लगा तो वो उसको हाथ पकड़ कर कमरे में ले गई। रेखा थोड़ी देर बाद कमरे से निकल कर बोली, मुकेश आप खाना खाकर अपने कमरे में चले जाएंगे तो हम दोनों बहनें भी आकर खा लेंगी। रूपा जिद कर रही है कि जब आप बाहर बैठे हैं तब तक वो बाहर नहीं निकलेगी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, मगर खुद पर काबू डालकर बोला, ठीक है, रूपा बाद में खाना खा लेगी। कम से कम तुम तो मेरे साथ आकर बैठो, तुम तो मेरे साथ खाना खाओ। रेखा के जवाब ने मेरे अंदर आग लगा दी। वो बोली, मुकेश आपको तो पता है ना कि रूपा कितनी ज़िद्दी है, घर में तूफान खड़ा कर देगी, इसलिए आप मेरी बात मान लें। रेखा इतना कहकर कमरे में चली गई थी। अब मैं अपने गुस्से से बाहर हो गया था। खुद पर काबू न पा सका और कमरे की तरफ बढ़ा। रेखा की आवाज़ आ रही थी। वो रूपा को कह रही थी, पापा के साथ तुम भी मर जाती, कम से कम मेरी ज़िंदगी तो बच जाती, ना जाने तुम मेरे किस पाप की सज़ा हो। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया और रूपा का हाथ पकड़कर खींचते हुए बाहर ले आया था। रेखा भी बौखला गई थी। वो मेरे पीछे भागी और बोली, मुकेश आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरी बहन को, आप अपने होश में तो हैं। मगर सच तो ये थी कि मैं अपने होश में नहीं था। अगर होश में होता तो ये सब ना करता। मैंने रूपा को एक कमरे में बंद कर दिया और रेखा का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गया था। मैं बोला, अब मुझे सच सच बता दो कि तुम्हारी बहन ये सब क्यों करती है। रेखा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो रोती चली जा रही थी। वो बोली, भगवान के लिए मुकेश आप मेरी बहन को छोड़ दें, वो बहुत डरी हुई लड़की है, मर जाएगी। वो एक रात तो क्या एक पल भी मेरे बिना नहीं गुजार सकती। मैं चिल्लाकर बोला, क्यों? आजकल के तो छोटे छोटे बच्चे भी अपनी माँ के बिना रह लेते हैं। ये किस किस्म की बहन है तुम्हारी? बहन तुम्हारा साया ही बन गई है। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही मैं ये सब बर्दाश्त करूँगा। मैंने रेखा को घूर कर देखा और कहा, तुम अपना ये रोना धोना बंद करो। मगर उसके रोने में और तेज़ी आने लगी। मैं रेखा के कमरे से बाहर आ गया और बाहर से कुंडी भी लगा दी। अपने कमरे में आकर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया ताकि रेखा और रूपा का शोर ख़त्म हो जाए। मगर वो दोनों बहनें ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रही थीं। ऐसा लगता था कि वो दरवाज़ा ही तोड़ देंगी। कई घंटे तक यही सब कुछ चलता रहा। मगर सुबह होने से कुछ देर पहले दोनों कमरों में खामोशी छा गई। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उठ खड़ा हुआ और रूपा के कमरे की तरफ कदम बढ़ा लिया। मैं उससे माफ़ी मांगकर रेखा के पास ले जाना चाहता था, मगर मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला मेरी कदम जंजीर हो गई थी, क्योंकि वहाँ तो एक लड़का बैठा था। मैं आगे बढ़ा तो वो मुझे देखकर डर गया और फिर मैं रोने लगा था। मैंने उसे झड़क दिया और बोला, मेरे सामने आवाज़ मत बहाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे बताओ तुम कौन हो? रूपा कहाँ गई थी? वो लड़का रोते हुए बोला, अगर मैं अपनी हकीकत बता दूंगा तो मुझे बेच तो नहीं दोगे? मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। मैं बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हें क्यों बेचूंगा। वो लड़का मेरी बात से बेफिक्र हो गया और सोफे पर बैठ गया। उसके चेहरे पर बड़ा गर्व था। वो बोला, जब मैं पैदा हुआ था तो हमारे घर गम मनाया गया था।
जैसे मैं पैदा नहीं हुआ हूँ बल्कि मर गया हूँ। मैं जब बड़ा हुआ तो अपने आसपास बहुत जुल्म देखा था। मेरे पापा मम्मी को एक बहुत मोटे डंडे से मारकर नीलो नील कर देता था और मेरी तरफ इशारा करके कहता था, मेरे लिए अच्छा होता कि तू बांझ होती, मगर ये तूने क्या गजब कर दिया। मैं पापा की बात सुनकर आईने के सामने जा खड़ा हो जाता। रेखा कहती, पापा की बातों पर ध्यान ना दिया करो, तू तो बहुत प्यारा है। लेकिन मैं प्यारा होता तो क्या मेरी वजह से माँ को मार पड़ती। मैं रेखा से पैसे मांगता तो वो 2 का नोट थमा देती थी। मैं भागकर दुकान जाता और मम्मी के लिए अपनी पसंद की टॉफ़ी ले आता। मैं वो टॉफ़ी मम्मी के मुंह में डालकर कहता, मम्मी गोली खा लो, आराम आ जाएगा। मम्मी मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगती थी। मैं नन्हा सा था, मेरे उम्र के लड़के खेला करते थे जबकि मेरा दिल खेल में नहीं लगता था। मैं सारा दिन घर में रहकर मम्मी का पहरा दिया करता था कि पापा कहीं मम्मी को फिर से ना मारने लगे। लेकिन मेरे रोकने के बाद भी हर दूसरे तीसरे दिन मार खा जाती थी। मैं अपने छोटे छोटे हाथों से मम्मी का पैर दबाता था, उन्हें आराम आ जाए, मगर वो अपना दर्द भूलकर मेरे दर्द से हाथों को चूमने लगती थी और रोने लगती थी। मम्मी कहती थी कि मुझे मार से तकलीफ़ नहीं होती, मुझे तुम्हारी इन हरकतों से बड़ी तकलीफ़ होती है। एक दिन मम्मी बाज़ार जाकर मेरे लिए एक साइकिल और बॉल लेकर आई थी। मम्मी कहती थी कि तुम बाहर जाकर तो खेलते नहीं हो, घर में ही तुम्हारी खुशी का इंतज़ाम कर देती हूँ। मैं साइकिल देखकर बड़ा खुश हुआ था और मम्मी के हाथ पाँव चूमने लगा था। फिर सारा दिन कड़ी धूप में साइकिल चलाता रहा था। मम्मी मुझे देखकर हंसकर बोली, आज पहला दिन है इसलिए धूप में खेल लो, कल से धूप में नहीं खेलने दूंगी। मैं हर थोड़ी देर बाद साइकिल से उतरकर उसे कपड़े से साफ भी करता रहता था कि मेरा नया साइकिल कहीं पुराना ना हो जाए। शाम में पापा घर आए तो मैं साइकिल पर झूल रहा था। पापा बोले, इसको ये साइकिल किसने दिलाया है। फिर मेरे मुंह पर 2 थप्पड़ मारकर मुझे साइकिल से उतार दिया और कुल्हाड़ी से मारकर उस साइकिल को तोड़ कर फेंक दिया। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने रात का खाना भी नहीं खाया था। मम्मी रात को मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, चंदा, आज तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। तुम 4 साल के हो गए हो, एक समझदार बच्चे बन गए हो, अब तो तुमसे माँ हर बात कर सकती है ना। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मम्मी बोली, बेटा तुम्हारी दीदी का नाम क्या है। मैं बोला, रेखा। मम्मी बोली, और तुम्हारा नाम क्या है। मैं खामोश हो गया। मैं बोला, मम्मी पापा मुझे कमजात कहते हैं और तू चंदा कहती है, इन दोनों में से क्या नाम है। मम्मी की आंखें हर वक्त आंसू के बहाने तैयार हो रहती थी। आज भी पानी बरसने लगता था। मम्मी बोली, तुम्हारा कोई नाम है ही नहीं। मेरी जान, तुम 4 साल के हो गए हो, अब तक मैं यही फैसला नहीं कर पाई हूँ कि तुम्हारा क्या नाम रखूँ, लड़कियों वाला नाम रखूँ या लड़कों वाला। मैं हैरत से बोला, क्यों माँ, मेरा नाम लड़कियों वाला क्यों। मम्मी ने सर हिला दिया। तो मैं नहीं रखना चाहती। मम्मी ने ही सर हिला दिया। मैं दंग रह गया। मम्मी बोली, तू ना लड़का है ना ही लड़की, तू एक किन्नर है, तू तीसरी जिन्स है। मैं 4 साल का बच्चा इन बातों को नहीं समझ पाया था। मम्मी बोली, मगर मैं तुझे लड़का नहीं बनाऊंगी, क्योंकि तू बाहर निकलेगा तो लोग 100 तरह की बातें बनाएंगे। मैं तुम्हारा नाम रूपा रखती हूँ। तुम हर वक्त सिर पर दुपट्टा लेकर रखोगे और घर की 4 दीवारी में रहोगे तो महफूज रहोगे। मैं मम्मी से रूठ गया, बोला, मुझे नहीं लेना दुपट्टा, मैं लड़का हूँ। मम्मी बोली, मेरे पास टाइम नहीं है मेरे बेटे, नहीं तो मैं तेरे सर पर घने दरख्त की छाँव पर देती, तेरे हिस्से का हर दर्द अपने खुद पर झेल लेती। लेकिन अब मुझे नहीं कहीं जाना है। मैं रोते हुए मम्मी से लिपट गया और ज़िद करने लगा कि मुझे भी अपने साथ लेकर जाना। हम दोनों रोते रहे। फिर मैं सो गया तो मम्मी मुझे रेखा के पास लेटाकर चली गई थी। सुबह मेरी आँख चीखों पुकार के साथ खुली थी। रेखा ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मैं भागकर बाहर निकला तो मम्मी सोई हुई थी। रेखा मुझसे लिपट कर रोने लगी और बोली, मम्मी चली गई। मैंने रेखा के सर पर थप्पड़ मारा और बोला, धीरे बोलो, मम्मी सो रही हैं, उठ जाएंगी फिर। रेखा मुझे कमरे में ले गई और मेरे सर पर दुपट्टा डालकर बोली, आज से तू रूपा है। मम्मी की बात याद है ना। मैंने सर हिला दिया था। तो
2 लेकर दुकान पर गया, 2 रुपये लेकर दुकान पर गया, मम्मी के लिए टॉफ़ी ले आया। वो टॉफ़ी जेब में रखकर घूमता रहा, मगर मम्मी उठती ही नहीं। सारे गांव की औरतें भी आ गई थी। फिर मम्मी को चरपाई पर लटा कर ले गए। मैं पीछे भागा और बोला कि मेरी मम्मी को कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ दो, मैंने तो टॉफ़ी लेकर रखी है। छोटा था ना, इसलिए किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैं आदमियों की टांगें पकड़ पकड़ कर बोलता रहा कि मेरी माँ को नीचे उतार दो। सुबह से कुछ नहीं खाया है, उन्हें भूख लगी हुई होगी। वो टॉफ़ी मेरी जेब में ही रह गया, मगर मम्मी नहीं लौटी। मैं रोता रहा, तड़पता रहा, मगर किसी ने मेरी ना सुनी। फिर एक दिन पापा भी चले गए तो हम चाची के घर आ गए। चाची भी पापा के जैसे ही जालिम थी। वह मुझे हर वक्त मारती रहती थी। अक्सर कहा करती थी, मैं तुझे भेज दूँगी, तुझे गुरु ले जाएगा। तभी रेखा मेरा सहारा बनती थी। चाची का बेटा मेरा मजाक उड़ाया करता था। वो मुझसे कहता था कि तुम किन्नर हो, नाच कर दिखाओ। फिर वो और चाची बड़ा हंसते थे। मैं डर जाती थी। रेखा मुझे बचाती थी। फिर इसकी शादी आपके साथ हो गई। आपकी तरफ देखकर मुझे भी डर लगता था कि कहीं आप मुझे गुरु के पास ना भेज दें। रेखा कहती थी कि आप अच्छे हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे, मगर मुझे मेरे दिल के अंदर बैठ गया था डर। अब आपको सब कुछ मालूम हो गया है। अब बताएं, आप मुझे अकेले कमरे में बंद नहीं करेंगे ना? मेरा चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। मैं जल्दी से उठकर बाहर की तरफ भागा और रेखा के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। उसके कदमों में बैठकर माफ़ी मांगने लगा था। वो भी रो रही थी, मगर रेखा बोली, किस बात की माफ़ी? आपने तो हम बेसहारों को सहारा दिया है। फिर मैं और रेखा रूपा को दिमाग वाले डॉक्टर के पास लेकर जाने लगे थे। उसके दिमाग से बचपन का ट्रॉमा निकालना पड़ा। बड़ा कठिन था, मगर अब सही हो गई है। मैंने उसकी पढ़ाई भी शुरू करवा दी। मैं और रेखा खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रूपा भी अच्छी ज़िंदगी की तरफ लौट रही है और मैंने खुद से वादा किया है कि उसका भविष्य रोशन बनाकर ही दम लूँगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और कहानी बहुत सारी